सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओनली हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही जल्द आपको मौत का कब्रिस्तान कहानी का आखिरी भाग सुनने को मिलेगा, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस कहानी का आखिरी भाग। उम्मीद है आपको ये पिछले भाग की तरह पसंद आएगा। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात की घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि कातिल एक टेक्निकल एक्सपर्ट है। उसने सीसीटीवी कैमरे हैक करके उनको बंद कर दिया और अपना काम करके वापस चालू भी कर दिया। लेकिन आज रात तुम चारों अलग अलग कब्रिस्तान के बाहर मौजूद रहोगे। इंस्पेक्टर रावत, तुम 5वें कब्रिस्तान के बाहर 2 कांस्टेबल भेज देना। मैं यहाँ सीसीटीवी से उन सभी कब्रिस्तानों पर नज़र रखूंगा। फिर जिस किसी भी कब्रिस्तान का सीसीटीवी बंद होगा, मैं सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। सभी उसमें आ जाएंगे और मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। सभी को क्लियर है? सभी ने एक साथ कहा, यस सर। फिर सभी रात होने का इंतजार करने लगे। विक्रम घटना स्थल से अपने ऑफिस में आ गया। उसको अब लग रहा था कि उन्हीं में से कोई कातिल से मिला हुआ है, जो उसको उनकी हर बात की जानकारी दे रहा है। अब उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। उसने अपने खुफिया विभाग से ही कुछ अन्य लोग 2-2 के ग्रुप में सादा वर्दियों में 5 कब्रिस्तान के भीतर तैनात कर दिए और उनके बारे में अपने किसी भी साथी से जानकारी शेयर नहीं की। फिर वो अपनी टीम के साथ रात में सभी कब्रिस्तानों की गश्त पर निकल गया। कब्रिस्तान वाले साथियों से वो मैसेज द्वारा संपर्क में था, सीधे फ़ोन पर उनसे बात नहीं कर रहा था। रात के 12 बजे के बाद शहर के बीच स्थित छोटे कब्रिस्तान में 2 अंडरकवर सीबीआई ऑफिसर मौजूद थे कि तभी उनको पूरे कब्रिस्तान में अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई पत्थर बजा रहा हो। उन दोनों ने तुरंत विक्रम को अलर्ट मैसेज भेज दिया। मैसेज देखते ही विक्रम समझ गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस समय वो उस शहर के अंतिम छोर पर स्थित कब्रिस्तान में थे। उनको वहाँ से पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगना था। उसने उनको आधे घंटे में पहुंचने का मैसेज डाल दिया और लिखा कि वो अभी छुप कर ही रहें। लेकिन इधर उन दोनों को अब बहुत सारे लोगों की बोलने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे वहाँ काफ़ी लोग मौजूद हों और आपस में बात कर रहे हों। वो दोनों कब्रिस्तान में ही स्थित एक पेड़ के पीछे छुप गए। तभी वो क्या देखते हैं कि कई सारी कब्रों के पत्थर एक साथ सरक कर खुल गए। तभी उनमें से लाशें उठकर निकलने लगीं। इस दृश्य को देखकर उनकी हालत पतली हो गई। वो दोनों वहां से निकलकर भागने लगे, लेकिन वो कब्रिस्तान के बीचों बीच थे। इस कारण बाहर जाने के रास्ते में और भी कब्रों से जिंदा लाशें बाहर निकल चुकी थीं। उन्होंने उन दोनों पर झपट्टा मारकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उन दोनों ने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके शिकार बन गए। धीरे धीरे सभी जिंदा लाशों ने मिलकर उन दोनों के शरीर को बुरी तरह नाखूनों और दांतों से नोच नोच कर बेहाल कर दिया। उनको मारकर सभी अपनी अपनी कब्रों में वापस चले गए। विक्रम और उनकी टीम के वहां पहुंचने पर उन्हें सिर्फ अपने साथियों की लाशें ही मिली, लेकिन कोई हत्यारा उन्हें वहां नजर नहीं आया। फिर वही रूटीन कार्रवाई कर रहे थे कि वहां रिपोर्टर सुधा तिवारी आ पहुंची, लेकिन इस बार उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अब तो लोगों का सीबीआई से भी भरोसा उठ गया है। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो ऑफिस में वापस आ गया। लेकिन उनको हत्यारों का अब भी कोई सुराग उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उनको तो बाहर का ही कोई खूनी लग रहा था। विक्रम वहां से ऑफिस पहुंचा। पहले सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कातिल आखिर है कौन, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ अनसुलझे सवाल खड़े होने लगे। वो दोनों तो ट्रेंड ऑफिसर थे, फिर दोनों ही इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे मारे गए? जरूर कातिलों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, जिस कारण वो दोनों उनसे लड़ नहीं पाए। उन दोनों को इतनी बुरी तरह मारने में किसी को भी काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन हम भी काफ़ी जल्दी आ गए थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था।
हम बाहर से ही आए थे और हमें बाहर निकलकर भागते हुए भी कोई नहीं दिखा। फिर इतनी जल्दी इतने अधिक लोग कहाँ भाग गए? कब्रिस्तान भी अधिक बड़ा नहीं है, एक ही गेट है, साथ ही दीवारें भी काफी ऊंची हैं। कोई इतनी जल्दी ऊंची दीवार कैसे फांद सकता है? इन सब बातों से तो लगता है कि कब्रिस्तान में ही कोई खुफिया रास्ता है जहां से कातिल आता और जाता है। पहले भी जब उस हवलदार का खून हुआ था तो एक तो बाहर ही खड़ा था, इसलिए बाहर से तो कोई आया ही नहीं होगा। हमेशा हमारे पहुंचने से पहले ही कातिल भी भाग जाता है, जैसे उसको पता चल जाता हो कि हम वहां पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब अब भी उनको पता था कि हम घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जबकि सभी मेरे साथ थे जिन पर मुझे शक था। यहाँ तक कि उन सबके फोन भी इस बार मेरे ही पास थे। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने रिधि को छोड़ बाकी सभी को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दिया। फिर अकेले में उससे काफी देर तक बात की। उसके बाद उसको भी बाहर भेजकर वो फिर से लगभग 1 घंटे बाद ऑफिस से बाहर आया। रिधि पहले ही कहीं जा चुकी थी और बाहर आते ही वो दिन में ही अपने बाकी साथियों को लेकर उसी घटना स्थल वाले कब्रिस्तान में गया। वहां पहुंचकर उसने सभी को पूरे कब्रिस्तान की फिर से बारीकी से छानबीन करने को कहा। सभी वहां सबूत खोजने लगे। थोड़ी ही देर में कुलदीप ने बताया, ये देखो सर, यहाँ काफी सारे पैरों के निशान दिख रहे हैं। पहले किसी भी घटना स्थल पर इतने निशान कभी नहीं नजर आए। फिर विक्रम ने ध्यान से देखा, सभी निशान कब्र से ही निकल कर आ रहे थे और वापस भी कब्रों में ही जा रहे थे। विक्रम ने इंस्पेक्टर रावत से कहा, कुछ लोगों को बुलाओ और इन कब्रों को खुलवाओ, यहीं कुछ समस्या छुपी हुई है। और सतीश, तुम एम्बुलेंस मंगवाकर इन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। तभी सतीश बोल पड़ा, लेकिन सर, इनमें से तो कई लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है। विक्रम बोला, जितना कहा गया है उतना ही करो, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, रात में इन सभी को मुर्दा घर के लॉकर में बंद रखना और पोस्टमार्टम सुबह ही होना चाहिए इनका। फिर उन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, लेकिन एक डॉक्टर को अगले दिन सुबह कहीं जरूरी काम से जाना था, तो वो रात में ही अस्पताल आ गया और आकर मुर्दा घर से पोस्टमार्टम करने के लिए लाश मंगवा ली। वहां मौजूद चपरासी ने कहा, अब मेरे लिए कुछ काम है या मैं जाऊं? डॉक्टर ने उसे जाने के लिए कह दिया। बाहर गैलरी में 2 गार्ड मौजूद थे। अभी रात के 11 बजे थे और लाश भी काफी सड़ चुकी थी। उसने सोचा, इतनी बदबूदार लाश का पोस्टमार्टम करने से पहले शराब ही पीनी पड़ेगी। बिना नशा किए नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले उसने अपनी दराज से एक विस्की की बोतल निकाली। इस तरह के केस के लिए वो हमेशा अपने पास इंतजाम रखता था। लगभग 1 घंटे के बाद वो पोस्टमार्टम करने के लिए खड़ा हुआ। तब तक 12 बज चुके थे। बाहर एक गार्ड बेंच पर बैठा था और दूसरा वहीं गैलरी में मौजूद शौचालय में गया था। जैसे ही वो लाश के पास आकर उसे अपने औजारों से काटने लगा, तभी वो मुर्दा उठकर बैठ गया और उसके नाखून और दांत बढ़ने लगे। इस तरह से अचानक मुर्दे को जिंदा होते देख उसका पूरा नशा हवा हो गया। इससे पहले कि वो वहां से भागने की कोशिश करता, उस जिंदा लाश ने बड़े बड़े नाखूनों से उस डॉक्टर का पेट चीर डाला। फिर उसकी लाश भी बहुत बुरी हालत में कर डाली। कमरे से चीखने की आवाज आती देख वहां मौजूद गार्ड भी भागकर कमरे में गया। अंदर का दृश्य देख गार्ड की पतलून गीली हो गई। वो भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी वो जिंदा लाश भी दरवाजे से बाहर निकलकर उसकी ओर चल पड़ी। गार्ड सीढ़ियों से उतरकर भागा, लेकिन जाते जाते सीढ़ियों के गेट बंद करके कुंडा लगा दिया ताकि वो बाहर ना जा सके। जैसे ही वो जिंदा लाश सीढ़ियों तक पहुंची तो गेट बंद होने के कारण नीचे नहीं जा सकी, लेकिन तभी सीढ़ियों के बराबर में ही सटा शौचालय का दरवाजा खुला और उसमें से दूसरा गार्ड बाहर आया। दोनों आमने सामने थे। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वो जिंदा लाश दूसरे गार्ड पर झपट पड़ी और देखते ही देखते उसको मार डाला। इधर मुर्दा घर में मौजूद लाशें भी
जिंदा होकर अंदर ही दरवाजे को अपने हाथों से बजाने लगी। मुर्दा घर के बाहर मौजूद दोनों गार्ड भी डर गए थे। पहली बार वहां इस तरह की घटना घटी थी। तभी एक गार्ड ने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूं कि माजरा क्या है, लेकिन उसको दूसरे गार्ड ने जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो अंदर आकर एक दराज को खोलने ही वाला था कि वहां ऊपर से भागता हुआ गार्ड आया और उसको पकड़कर बाहर खींच ले गया। फिर उसने उन दोनों गार्ड को ऊपर हुई घटना बता दी। फिर उन गार्ड्स ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। तब तक सुबह के 5 बज चुके थे। वहां विक्रम तुरंत अपनी टीम के साथ आ गया। आते ही उसने कहा, मैंने मना किया था ना, रात में कोई पोस्टमार्टम नहीं करेगा। फिर क्यों किया? फिर उसको उस डॉक्टर और गार्ड की लाश के साथ उस मुर्दे को भी दिखाया जो वहीं गैलरी में ही गार्ड के पास ही पड़ा हुआ था। उन्होंने वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे अस्पताल के कैमरे बंद थे। लेकिन विक्रम को तो पहले ही अंदेशा था कि ऐसा ही होगा। तभी वहां रिपोर्टर सुधा तिवारी भी आ गई और बोली, अब तो अस्पतालों में भी खून होने लगे हैं, वो भी लाश के द्वारा, और सीबीआई हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन इस बार विक्रम भी चुप नहीं रहा और बोला, अब आपको अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। सुधा तिवारी बोली, लेकिन ये गार्ड तो बोल रहे हैं कि कत्ल इस लाश ने किए हैं जिसकी पोस्टमार्टम की जा रही थी। फिर आप किस कातिल को पकड़ेंगे? विक्रम बोला, थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। फिर विक्रम ने ड्यूटी पर आए डॉक्टर से उन सभी लाशों का पोस्टमार्टम तुरंत के तुरंत दिन में ही निपटाने को कहा और साथ ही साथ बोला, मैं आज यहीं रुकूंगा जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। फिर विक्रम ने रिधि को फोन किया और कुछ पूछा, जो काम मैंने करने को कहा था वो हुआ क्या? फिर कुछ पूछकर मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। फिर विक्रम ने कुलदीप और सतीश से कहा, शहर के सभी अस्पतालों के ऑटोप्सी के एक्सपर्ट डॉक्टरों को तुरंत यहाँ बुलाकर सभी मुर्दों की रात से पहले ही पोस्टमार्टम करवाओ और फिर उन्हें वहीं कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दो। सतीश बोला, लेकिन सर इसमें तो बहुत समय लगेगा और दफनाते समय ये मुर्दा जिंदा हो गए तो? विक्रम बोला, तुम अपना काम करो, कुछ नहीं होगा। फिर शाम के 7 बजे तक सभी मुर्दों की ऑटोप्सी हो चुकी थी जिनको विक्रम ने अपने सामने ही करवाया था ताकि उसको रिपोर्ट के लिए इंतजार ना करना पड़े। उनको देखकर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत कुलदीप और सतीश को कब्रिस्तान लाशों के साथ भेज दिया और खुद इंस्पेक्टर रावत को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वहां रिधि भी आ चुकी थी। विक्रम ने रिधि से पूछा, काम हो गया? रिधि बोली, हाँ हो गया और सर्च वारंट भी ले लिया है। विक्रम बोला, पता बताओ उसका क्या है? रिधि ने उसको एक कागज दिया जिसमें एक पता लिखा था। फिर वो तीनों एक स्थान पर चल दिए। थोड़ी देर में ही वो एक घर के सामने थे। फिर इंस्पेक्टर रावत बोला, इस घर में आप क्या करने आए हैं? विक्रम बोला, अंदर चलो पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर रावत बोला, लेकिन आपको पता है कि यह घर रिपोर्टर सुधा तिवारी का है? विक्रम ने कहा, हाँ, क्योंकि हमारे पास सर्च वारंट भी उन्हीं के नाम से ही है। फिर जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो सुधा तिवारी ने ही दरवाज़ा खोला। उनको देखते ही सुधा तिवारी बोली, अरे विक्रम सर, आप और मेरे घर आइए, कैसे आना हुआ? विक्रम ने कहा, हमें ज़रा आपके घर की तलाशी लेनी है। सुधा तिवारी ने कहा, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मैं कातिल नजर आती हूँ? वैसे सर्च वारंट है क्या आपके पास? विक्रम ने कहा, ये लो सर्च वारंट। रिधि, तुम सबसे पहले मैडम का कंप्यूटर और लैपटॉप चेक करो और इंस्पेक्टर रावत, तुम और मैं पूरा घर चेक करते हैं। सुधा जी, आप रिधि को सहयोग करो। फिर विक्रम और इंस्पेक्टर रावत घर की तलाशी लेने लगे। रिधि ने सुधा के सारे कंप्यूटर चेक किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो विक्रम के पास आकर बोली, कुछ नहीं मिला सर, सब कंप्यूटर चेक कर लिए। तब तक इंस्पेक्टर रावत भी सर्च करके वहां आ चुका था। उसको भी कुछ नहीं मिला। विक्रम रिधि से बोला, तुमने अच्छे से चेक कर लिया? वो इनके कंप्यूटर का आईपी नहीं था। फिर सुधा तिवारी आकर बोली, मिल गई शांति सर्च करके, अब मैं तुम सब पर मानहीन का केस करूंगी।
अभी सुधा गुस्से में भड़क ही रही थी कि तभी अर्जुन की नज़र वहीं सामने के खुले हुए स्टोर रूम के एक आदमकद आईने पर पड़ी। वो बिल्कुल एक बड़े से दरवाजे के बराबर था। वो उसकी ओर चल दिया। उसको स्टोर रूम में किसी आईने के होने का कोई मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए वो उसको ज़रा ध्यान से देखने लगा। तभी सुधा तिवारी भी वहाँ आ पहुँची। वो बोली, इस आईने में क्या देख रहे हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तभी विक्रम ने आईने के साइड में लगे एक लीवर को खींचा तो वो आईना हटने लगा। तभी उसको एक गुप्त द्वार नजर आया। फिर वहाँ नीचे को जाती हुई सीढ़ियाँ थीं। विक्रम बोला, चलो सभी नीचे, और रिधि तुम सुधा को साथ लेकर आओ। ये सब देखकर सुधा तिवारी के पसीने छूटने लगे। वो अचानक से भागने लगी तो रिधि ने उसको पकड़कर हथकड़ी बांध दी और अपने साथ नीचे ले गई। नीचे आकर उसको एक बहुत बड़ा हॉल नजर आया। उसमें एक केबिन में बड़ा सा कंप्यूटर सेटअप था। रिधि वहां जाकर कंप्यूटर चेक करने लगी। उधर विक्रम थोड़ा आगे गया तो उसको एक कमरे में एक लैब नजर आई जहां बहुत सारे साइंटिस्ट कई लाशों पर एक्सपेरिमेंट करने में लगे थे। वहां जाकर उसने सभी को सरेंडर करने को कहा। वहीं पास में ही एक रास्ता जा रहा था और वहां एक छोटा सा इलेक्ट्रिक ट्रक भी खड़ा था। फिर विक्रम सुधा तिवारी के पास आया और बोला, मैंने कल ही रिधि से कहा था कि शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों पर अपने कंप्यूटर से नज़र रखना और कहीं भी सीसीटीवी हैक हो तो तुम उस हैकर को ट्रेस करना और उसका पता लगाना। फिर मैंने अपने ऑफिस की तलाशी ली तो मुझे ऑफिस की टेबल के नीचे एक छोटा सा मगर बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाला रेडियो ट्रांसमीटर मिला। ये उसी टेबल के नीचे था जिससे तुम टकराई थी। संभव है उसी समय तुमने यह लगाया हो, इसलिए तुमने शुरू में सभी भिखारियों को अगवा करवाया, क्योंकि उनके लापता होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनकी लाशों के गले में क्रॉस के लॉकेट पहनाए थे ताकि सभी इनको क्रिश्चियन समझकर दफनाएं, और तुम वहां से उनकी लाशें निकालकर इन पर एक्सपेरिमेंट करके इनको जिंदा लाश बना सको। अब आगे तुम ही कुछ बता दो, यह सारी कहानी मुझसे ही सुनोगी। साथ में ये भी बता दो उन कब्रों से कैसे लाशों को निकालती थी। फिर सुधा तिवारी ने सारी कहानी कह सुनाई। मैं शुरू से ही अनाथ थी। मुझे बचपन से ही बहुत अमीर बनना था, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी तो किसी संस्था ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस कर मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली। उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की धुन अब भी सवार थी मुझ पे। एक दिन मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में एक रिसर्च सेंटर गई तो मुझे पता चला कि एक वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड को वहाँ से निकाला जा रहा था। मैंने उनसे जाकर पूछा कि उनको क्यों निकाल दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लाशों को जिंदा करने का फार्मूला बनाया है और उनको चिप के द्वारा अपने काबू में भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बददिमाग वैज्ञानिक कहकर नौकरी से निकाल दिया। फिर मैंने उसको साथ में काम करने का प्रस्ताव दिया। मैंने प्लान बनाया था कि ऐसे जिंदा लाशें बनाकर मैं इनको किसी भी देश या आतंकवादियों को बेचकर खूब पैसा कमाऊंगी। फिर मैंने यहाँ बेसमेंट में लैब बनाई और कुछ और साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड की सहायता के लिए रख लिए। फिर यहीं से शहर के सभी कब्रिस्तानों तक जाने का रास्ता बनाया। फिर जब भी कोई लाश आती हम उनको इन्हीं रास्ते से जाकर जमीन के नीचे से लाश को गायब कर लेते और फिर वो जिंदा लाश बन जाती, लेकिन वो सिर्फ रात में ही जिंदा हो पाती। अभी हम उन्हें हमेशा जिंदा रखने के लिए फार्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो रात में अपने आप जिंदा होने लग गए थे तो हम उन पर एक्सपेरिमेंट करके वापस कब्रों में छोड़ देते थे। लेकिन आधी रात होते ही उनकी भूख जाग जाती थी और वो उठकर किसी को भी खाने के लिए ढूंढने लगे। इसलिए पहली वारदात के समय रात में कोई भिखारी वहां आया था। जिंदा लाश ने उसको मारकर अपनी भूख शांत कर ली। फिर हम खुद ही भिखारियों को बेहोश कर क्रॉस का लॉकेट पहनाकर इसी रास्ते से कब्रिस्तान में पहुंचाने लगे। फिर पुलिस ने उन्हीं भिखारियों को वापस कब्रों में पहुंचाकर हमें और भी जिंदा लाशें बनाने का मौका दे दिया। शुरू में हमने एक या दो को ही जिंदा लाश बनाकर कब्रों में पहुंचाया था, लेकिन जब तुमने अपने खुफिया एजेंट कब्रिस्तान में भेजे
तो मैंने बहुत सारी जिंदा लाशों को उस कब्रिस्तान की कब्रों में पहुंचाया जहां दोनों एजेंट मारे गए थे, क्योंकि 2-4 से तो वो निपट लेते। बहुत सारी लाशों के ऑर्डर की हमारी बात एक संगठन से चल रही थी, लेकिन तभी ये केस सीबीआई को दे दिया गया। फिर मैं सीबीआई के ऑफिस ट्रांसमीटर लगाने के इरादे से गई थी। उसी से मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में पता चलता था। फिर तुमने कब्रिस्तान में कैमरे लगवा दिए। उनको हैक करना मेरे बाएं हाथ का काम था। फिर जब तुमने कैमरे हटवा दिए और रात में गश्त शुरू की, तो मैंने शहर के सभी स्ट्रीट कैमरों को हैक कर तुम लोगों की लोकेशन पता करनी शुरू कर दी। तभी मैं उन लाशों को तुम्हारे आने से पहले वापस कब्रों में जाने का इंस्ट्रक्शन दे देती थी। ऐसे ही तुम्हारे 2 खुफिया एजेंट को मारा और तुम्हारे आने से पहले उनको कब्र में भेज दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके बारे में सबको पता लगे और मेरा ऑर्डर पूरा होने से पहले ही मेरा भांडा फूट जाए। फिर जाने कैसे तुमने पता लगा लिया और सभी को कब्र से निकालकर हॉस्पिटल ऑटोप्सी के लिए भिजवा दिया। फिर मेरे हॉस्पिटल के कैमरे हैक करने पर तुमने मेरी लोकेशन पता लगा ली। विक्रम बोला। मैंने सभी का पोस्टमार्टम करवा के उनमें से वो चिप निकाल दी और साथ ही साथ उसका एंटीकोड बनाकर उन सभी लाशों को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तब तक उन कब्रों को अच्छे से सील कर दिया जाएगा ताकि वो दोबारा बाहर ना निकल सकें। तब तक कुछ दिन रात में कब्रिस्तान के आसपास जाने पर रोक लगा दी जाएगी। अब तुम सब चलकर जेल की हवा खाओ। फिर अगले दिन सीबीआई की टीम इंस्पेक्टर रावत का ऑफिस छोड़कर जाने लगी। इंस्पेक्टर रावत बोला, फिर कब मुलाकात होगी विक्रम सर? विक्रम बोला, जब भी तुमसे कोई केस सॉल्व नहीं होगा तब। फिर सभी हंस पड़े। तो दोस्तों, ये थी एक क्राइम और हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो आगे की कहानी सुनने के लिए और बढ़िया बढ़िया कहानी हमें और लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी डरावनी कहानी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।